घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़क पर इंदर की बैलगाड़ी धीमी गति से चली जा रही थी। बस किसी तरह ये जंगल पार हो जाता, फिर कोई खतरा नहीं था। पर ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओह, शोभा भी कदमों में दे देकर मजबूर कर देती है कि आज की रात ही पहुंचाना जरूरी है। कल लाली का ऑपरेशन है, वरना 2-4 दिन बहन के घर रह कर आता। इंदर बहन के यहाँ से काम खत्म करके बांदा जाने के लिए शाम को ही निकल गया था, पर घनघोर बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट ने बैलगाड़ी की गति बढ़ने ही कहाँ दी। फिर रास्ते में ही गाड़ी का पहिया फंस गया। इंदौर को लोगों ने मना भी किया था। भाई, आगे रास्ता खतरनाक है, इतनी रात को मत जाओ। पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कल ही बच्ची का ऑपरेशन है। बस तुम किसी तरह पहिया निकाल दो भाई। गाड़ी कीचड़ में निकलने में बहुत समय लग गया था। एक तरफ घनघोर बरसात, दूसरी तरफ बिजली का कड़कना। जैसे ही पहिया निकला, वो तेजी से बैलगाड़ी लेकर चल दिया, पर रास्ता बहुत ही खराब था। अचानक बैल रुक गया। ओह, ये तो और मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? तभी उसने देखा कि घने जंगलों के बीच में कहीं से टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही है और किसी के करहाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। मुझे देखना चाहिए कि कौन है। अगर मैं कहीं फंस गया तो जाऊं या ना जाऊं? इसी कश्मकश में वो बेचैन हो गया। तभी लगा कि एक चीख उभरी और जंगल के वीराने में लुप्त हो गई। देखना ही होगा, जरूर कोई मुसीबत में है। उसने बैलगाड़ी में रखी रॉड और टॉर्च उठाई और उसी तरफ दौड़ गया जिधर से आवाज आई थी। सामने ही एक खंडहर था। भीतर चलकर देखता हूँ। वो दबे कदमों खंडहर में गया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सी परी, जिसके पंख सफेद थी, बुरी तरह से रस्सियां में जकड़ी हुई थी और छटपटा रही थी। उसको देखते ही, बचाओ बचाओ, किसी तरह से मुझे मुक्त कर दो। ओह, आपका ये हाल किसने किया है? यहाँ से जल्दी निकलो, मेरी जादुई छड़ी उसने छत पर फेंक दिया था। वहाँ से ले आती हूँ। वो जादूगर अभी आ जाएगा, तुमको भी यही कैद कर लेगा। वो देखो, पीछे कितने सारे लोग उसकी कैद में हैं। परी ने छत पर से अपनी छड़ी उतारी और, तुम बाहर निकलो, मैं सबको लेकर आती हूँ। इंदर बाहर आ गया। सब लोगों को आजाद कर दो। सब लोगों के हाथ और पैर की रस्सी खुल गई। सब उठकर परी की तरफ भागे। सब बाहर आए तो इंदर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गाड़ी हाँक चुका था। तुमने तो हमें इस नर्क से छुटकारा दिलवाया है। बस इन लोगों को भी शहर तक छोड़ने की कृपा करो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तुम्हारी बैलगाड़ी अब रुकेगी नहीं। परी हाथ हिलाकर आसमान में उड़ गई। इंदर बैलगाड़ी लेकर तीव्र गति से शहर की तरफ भागा। इन सारे कामों में रात बीत गई थी। इंदर ने सुबह सुबह सबको शहर के भीतर छोड़ दिया और खुद बैलगाड़ी चलाकर घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि परी उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुमसे बात करनी है। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आप आइए, घर में चलते हैं। नहीं, चलो बगीचे में चलते हैं। आप चलिए, बगीचे में चलिए। दोनों बगीचे में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुमने हम सबको जादूगर के चंगुल से छुड़ाया, उसका एहसान तो नहीं चुका पाऊंगी, पर हाँ, ये सोने की मोहर तुम अपने पास रखो। तुम इसको जिस चीज के ऊपर रख दोगे वो दुगुनी हो जाएगी। परंतु परी जी, आप लोगों के पास जादुई छड़ी रहती है, जादुई शक्तियां रहती हैं, फिर कैसे इस दुष्ट जादूगर ने आपको कैद कर लिया? मैंने मैदान में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो आसमान से उतरकर बच्चों के पास चली गई। उनके साथ बातें करने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहीं कहीं से ये जादूगर आ गया और उसने सब बच्चों को डांटकर भगा दिया। मैं पीछे मुड़कर देखती, तब तक वो मेरी छड़ी जबरदस्ती मुझसे छीन चुका था। मैं बेहोश कैसे हुई मुझे नहीं पता। इसके बाद मुझे उस खंडहर में ले गया। बाकी लोग पहले से ही वहां थे? नहीं, मुझे पहले ले आया, फिर बाकी लोगों को। उसका कोई तो मकसद रहा होगा। ये जादूगर अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए किसी को भी उपयोग कर सकते हैं।
फिर मुझ जैसी परियों के पास तो इन्हें जादुई शक्तियों का खजाना ही मिल जाएगा। तो शक्ति लेकर आप सबको छोड़ देता वो, फिर चिंता किस बात की? जब तक वो अपनी साधना सिद्धि के लिए पूजा पाठ करता रहेगा, तब तक शायद उन लोगों में से कुछ लोग तो खत्म ही हो जाते। वैसे आज वो किसी तांत्रिक को लाने के लिए ही गया था। आप न आते तो क्या से क्या होता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि घर चलिए। मेरी पत्नी और बेटी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आज नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर वो परी आसमान में उड़ गई। सुबह के 4 बज गए थे। इंदर ने बोझिल कदमों से घर का दरवाजा खटखटाया। नींद के मारे आंख ढकी जा रही थी। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं सारी रात जागती रही हूँ। घर के अंदर तो आने दो। लाली कहाँ है? लाली सो गई है। खाना खाओगे? कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। इंदर अपने कमरे में जाकर सो गया। माँ, बापू नहीं आए ना? मैं उनके बिना अस्पताल नहीं जाऊंगी। मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। आंखें बंद करो। लो, कर ली। अब आंखें खोल लो। लाली की आंखें खोलते ही इंदर उसके सामने था। बापू, आप कब आए? मैं सुबह सुबह आ गया था और तुम्हारे पसंद की मिठाई भी लाया हूँ। मिठाई? इंदर ने उसे अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकाल कर दिया। परी ने कहा था कि मुहर देखते ही कोई सामान दुगना हो जाएगा। एक बार मिठाई के डब्बे पर मुहर रख देता हूं। लाली, जरा डब्बा इधर मेज पर रखना तो। लाली ने जैसे ही मिठाई का डिब्बा मेज पर रखा, इंदर ने चुपके से उस पर मुहर लगा दी और देखते ही देखते वहाँ 2 डिब्बे आ गए। बापू, आपने छुपा कर रखा था ना दूसरा मिठाई का डब्बा? हाँ, तुम्हें और चाहिए? नहीं। शोभा आई तो इंदर को उसके सारी बातें बताई। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? परी हमारे बगीचे में आई थी। परी से मुलाकात तुमने मुझे क्यों नहीं करवाया? तुम झूठ बोल रहे हो ना? अरे नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें दिखाता हूँ। लाओ, अपने गले की चेन निकाल कर मेज पर रख दो। शोभा ने जैसे ही चैन निकालकर मेज पर रखी, इंदर ने उस पर मुहर रख दी और पलक झपकते ही वहाँ 2 चैन आ गए। अरे वाह, ये जादुई मुहर तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे पगली, परी ने ही दी है। उस दिन जो गेहूं बेचकर लाए थे, वो पैसे ले आती हूँ। वो भागकर अलमारी से नोट की गड्डी ले आई। मुहर रखते ही गड्डी दुगनी हो गई। अरे गजब, हम तो बहुत अमीर हो गए। अनाज पर रख, 2 गुना हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब खेती के साथ साथ कोई ऐसा काम करूं जिससे दूसरों की भलाई हो। शोभा खुशी खुशी रसोई में काम करने लगी। ये मुहर रख देता हूँ, जब कुछ डबल करना होगा तब करूँगा। सुनो, लाली के लिए एक जोड़ी बालियां खरीद लूं। उसको यही जाने को तैयार किया था। तुम्हारे पास जो पुरानी वाली है ले आओ। शोभा जब बाली लेकर आई तो इंदर ने उस पर सोने की मुहर रख दी। पलक झपकते ही बिल्कुल वैसे ही दूसरी बाली आ गई। काफी दिन बीत गए। उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। इंदर जितना हो सकता था उसने गरीबों की मदद करता था। वो अनाथालय, वृद्धाश्रम और भी बहुत धर्मार्थ कार्य में पैसे लगाता था। एक दिन जब इंदर अपने कमरे में बैठा था, शोभा आ गई। इंदर, बहुत गड़बड़ हो गई। वो मोहर गलती से मेरे ऊपर लिट गई और अब हमारे घर में एक और शोभा आ गई है जो बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। अब तुम ही कुछ करो। ये क्या किया तुमने? तुमने मुहर को हाथ ही क्यों लगाया? मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए अपना ये वचन वापस लेती हूँ कि इस मुहर से सब कुछ दुगुना हो जाएगा। ये मुहर दोबारा अपनी पत्नी के ऊपर रख दो, दूसरी शोभा गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरे कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये मुहर किसी जरूरतमंद को दे दें। इंदर, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुमने हमें कैद से मुक्त किया था। तुम जब किसी मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे याद जरूर करोगे। मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर परी उड़ गई।
इंदर और शोभा ने पूरी जीवन खुशी खुशी बिताई। किरण स्कूल से घर वापस आई तो किरण, जल्दी से जाकर सामने वाली कोठी में सफाई कर दे बेटी। आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज उनके घर में लड़के वाले हीर बिटिया को देखने आ रहे हैं। माँ, पहले चल, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, वहाँ बाद में चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है, काम छूट जाएगा बेटा, खाएंगे क्या? माँ, तेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, अगर मैं वहाँ गई तो तुझे डॉक्टर को कौन दिखाएगा? कोठी का काम खत्म करके तू फटाफट आ जा, फिर 5 बजे डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे। देख माँ, बड़े लोग इस बात का एहसान नहीं मानते कि तेरी तबीयत खराब है, फिर भी तूने अपनी बेटी को काम के लिए भेज दिया। उनका तो बस यही काम होना चाहिए। अब तक तू तो काम करके वापस भी आ गई होती। पहले मैं तुझे गोली लगाकर दे दूं, फिर चली जाती हूँ। किरण जल्दी से दुकान की दवा से बुखार की 2 गोलियां लेकर आई और माँ को खिलाकर कोठी चली गई। दोपहर 1 बजे थे। कोठी अंदर पहुँचती है। आज तेरी माँ कहाँ चली गई? आज ही उसे छुट्टी लेनी थी। आज मेरी हीर को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैंने तेरी माँ से कहा था कि तुझे लेकर जल्दी आएगी। मालकिन, माँ को तेज बुखार हो गया है। मैं जैसे ही स्कूल से आई मुझे यहाँ भेज दिया उसने। अच्छा, जाकर जल्दी से घर की सफाई कर दे, सब खाना खा ले, फिर बर्तन धो देना। थोड़ा हीर को तैयार होने में मदद भी कर दूं। दातू ने तो पार्लर का काम भी सीखा है ना। 6 बजे तक लड़की वाले आ जाएंगे। जी मालकिन, मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। किरण ने फुर्ती से झाड़ू उठाकर सफाई शुरू कर दिया। जब ऊपर हीर के कमरे में सफाई करने गई तो वो खिड़की के पास उदास होकर बैठी थी। दीदी, आज तो आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप उदास बैठी हैं। किरण, मुझे ये शादी नहीं करनी है। दीदी, आप ये क्या कह रही है? बाहर कितनी तैयारियां चल रही है। किरण, कुछ भी करके मुझे आज बचा ले, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? मालकिन से बात करूं? तुझे क्या लगता है मैंने उनसे बात नहीं की होगी? उन लोगों को मुझसे अधिक अपने बिजनेस की चिंता है। वो लोग बहुत अमीर हैं, पर उनका लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, घमंडी कहीं का। अच्छा दीदी, मुझे काम खत्म करने दो, मैं कुछ सोचती हूँ। किरण जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जब वो सारे काम खत्म करके ऊपर हीर के कमरे में आई तो उसने देखा कि हीर पंखे से लटकने के लिए अपने गले में दुपट्टा बांध रही थी। दीदी, आप ये क्या करने जा रही हैं? रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कुछ सोच लिया है, जल्दी बता, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आप पीछे के रास्ते से मेरे घर चले जाओ और मेरी माँ बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखा दो। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप जाओ दीदी, पर मेरी तरह सिर पर दुपट्टा डालकर जाना, ताकि आपको कोई पहचान न पाए। हीर ने एक पुराना सा सूट पहना और पीछे के गेट से निकल गई। उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए सबने उसे किरण ही समझा। किरण हीर की ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। सबसे पहले चेहरे पर लेप लगा लेती हूँ। किरण पूरे चेहरे पर लेप लगाकर बैठी ही थी। तैयार हो रही हो बेटे? यस मामा। किरण कहाँ गई? किरण ने बाथरूम की तरफ इशारा किया और बार बार उन्हें बाहर जाने का इशारा करती रही। ठीक है, जल्दी करो, 5 बज गए हैं, वो लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। उसकी माँ बाहर चली गई। ठीक 6 बजे मेहमान आ गए थे। किरण ने अपने मुंह पर अभी भी लेप लगा रखा था। उसी तरह छुपाते छुपाते नीचे गार्ड रूम में पहुंच गई। काका, इस कोठी में कब से काम कर रहे हो? करीब 20 साल से। क्यों, क्या हुआ? हीर दीदी तुम्हारी गोद में पली होंगी। हाँ हाँ, हम ही तो हीर बिटिया को स्कूल छोड़ने जाते थे। काका, आज हीर दीदी की मदद करने का समय आ गया है। हीर दीदी को ये शादी नहीं करनी है। मेहमान जैसे ही घर में जाकर बैठेंगे, आप जल्दी से जाकर कोठी के मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं जा रही हूँ घर के इंतजाम देखने, आप भूलिएगा मत। ठीक है बिटिया। किरण अंदर जाकर ऊपर हीर के कमरे में बैठ गई। तभी, हीर तुम तैयार हो? वो लोग आ गए हैं, चलो जल्दी मेरे साथ। माँ, बस अभी आई 2 मिनट, ठहरो। किरण ने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरी कोठी की लाइट चली गई। ये क्या हो रहा है?
तुम यही बैठो, मैं देखती हूँ। माँ संभल कर जाना। काफी समय बीत गया पर हीर की माँ नहीं आई। वो जब नीचे गई तब लड़का, ऐसे कैसे लाइट चली गई? आप लोगों ने जनरेटर का इंतजाम नहीं किया है क्या? अगल बगल वाली सारी कोठियों में लाइट जल रही है, आपके घर में ही मातम पसरा हुआ है। ये कोई व्यवस्था है? बेटा आप लोग बैठिए, अभी आ जाएगी लाइट। डैड चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। टॉर्च है आपके घर में? हमें बाहर तक छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हीर के पिता ने उन लोगों को बाहर ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी निकली तुरंत लाइट आ गई। किरण सब कुछ समझ गई थी। तुरंत पीछे के रास्ते से घर भागी और घर आकर हीर को देखते ही, दीदी कोठी का पीछे का गेट खुला है, भाग कर जाओ, अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाना। अपनी माँ को देखते ही पूछना कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आई, बाकी बातें कल होंगी। हीर ने वैसे ही किया, पर जब वो पिछले गेट पर पहुंची तो वो बंद हो गया था। हीर को सामने के गेट से जाना पड़ा। जैसे ही वो गेट पर पहुंची उसी समय नरेंद्र अपने पिता के साथ वापस आ गया, क्योंकि उसकी माँ अपना पर्स भूल गई थी। नरेंद्र ने हीर की फोटो देखी थी, पर सामने उसकी खूबसूरती देखकर स्तब्ध रह गया। आप बाहर से आ रही हैं? जी हाँ, मैं अपनी सहेली की माँ को डॉक्टर को दिखाने गई थी। क्या हम आपसे 2 मिनट अंदर चलकर बात कर सकते हैं? आप किसी काम से यहाँ आए हैं? माँ आपके घर में अपनी पर्स भूल गई थी, वही लेनी है। नरेंद्र हीर की तरफ लगातार देख रहा था। हीर का खूबसूरत चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। आप ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। बेकार में मैं ताव खा गया। एक बार मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। हीर पर्स लाकर वापस आई तो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घर से बहुत नाराज होकर गया था। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, किसी और दिन मिलते हैं, और आज मुझे कुछ जरूरी काम है। हीर लंबे लंबे डग भरती हुई चली गई। अंदर जाकर देखा तो उसके माता पिता बहुत गुस्से में थे। जब हीर शादी नहीं करना चाहती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत बेइज्जती करके गया है वो। ऐसे लोगों से रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि लाइट चली गई, कम से कम इसी बहाने उस इंसान का असली चेहरा तो सामने आ गया। मुझे भी कोई कुछ बताएगा कि क्या हुआ? माँ, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? अच्छा हुआ कि तू उन लोगों के सामने नहीं आई। हमारी ऐसी बेइज्जती हुई कि हम ही जानते हैं। माँ, मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो लड़का बहुत घमंडी है, पर तुम लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वो महाशय दोबारा आए थे अपनी माँ का पर्स लेने, जो कि वो भूल गई थी। मुझसे बात करना चाहता था, मैंने मना कर दिया। तभी अचानक किरण खिलखिलाती हुई आ गई। दीदी, आपको बधाई हो। सुना लड़के ने आपको पसंद कर लिया। लेकिन हमने खुद लड़के को रिजेक्ट कर दिया। किरण, हीर और सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। किरण की चाल सफल हो गई थी। उसके बाद किरण हीर की अंतरंग सहेली बन गई थी। हीर ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी। उसकी माँ ने किरण को गले लगाते हुए, जितनी काम में होशियार है उतनी ही तिड़कमबाज है। तेरे कारण हमें आज अनचाहा रिश्ते से छुटकारा मिल गया। सौदापुर गांव में प्रताप नाम का एक गरीब लुहार रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, जिनके नाम सोना, चंदा और रोशनी थे। ये तीनों बहनें घर के कामकाज में निपुण थी और सयानी भी हो गई थी। इसलिए प्रताप उनकी शादी के लिए योग्य लड़कों की तलाश में था। प्रताप के एक रिश्तेदार को जब इसके बारे में पता चला तो वो भागते हुए उसके पास आए और उसे कहने लगे, क्यों रे प्रताप, बिटिया सयानी हो गई हैं, अब तो उनके हाथ पीले कर दे। मैं तो उनकी शादियां कराने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर योग्य लड़के भी तो मिले। लो कर लो बात। अरे मेरे रमन और अमन क्या योग्य नहीं है? तो उनसे अपनी 2 लड़कियों की शादी तो कर ही सकता है। संतोष की यह बात सुनकर प्रताप चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे चोर थे और मेहनत से कमाना खाना तो जानते तक नहीं थे। नहीं, मैं तुम्हारे चोर बेटों के साथ अपनी बेटियों की शादी करके उनका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या बिटियों को सेठों के घर ब्याहोगे? प्रताप की ये बात सुनकर
संतोष अपने घर लौट जाता है और उससे बहुत नाराज भी हो जाता है। क्या हुआ? क्या हमारा रिश्ता पक्का हो गया? नहीं हुआ। प्रताप तुम चोरों के साथ अपनी बिटिया नहीं ब्याहना चाहता। उसकी ये मजाल, मैं उसे देख लूंगा। उस दिन के बाद संतोष और उसके दोनों बेटे प्रताप और उनकी 3 बेटियों से दुश्मनी रखने लगते हैं। क्यों रे, तुम तीनों बहनों क्या राजकुमारियां हो जो तुम्हें राजकुमार ब्याहने आएंगे? कोई भी ब्याहने आए, तुम्हें क्या मतलब? हमसे ब्याह कर लेती तो मजे से जिंदगी कटती तुम्हारी। रहने दे चोर कहीं के। तुम दोनों भाइयों ने तो बस चोरी करना ही सीखा है, मेहनत करना कभी सीखा है? देखता हूँ तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियों से कौन शादी करता है। कुंवारी ही पड़ी रहोगी सारी उम्र। अमन और रमन की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत दुख होता है और बहनों, ये दोनों भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारे पिता इतने गरीब हैं कि अमीर घर का कोई भी लड़का हमारा हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। हाँ बहन, कहा तो तुम ठीक ही रही हो, पर हम पिताजी को ये बात समझा भी तो नहीं सकते ना। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन प्रताप के पड़ोस में रहने वाली एक महिला सोना, चंदा और रोशनी को अपने पास बुलाकर समझाती है। देखो सोना, चंदा और रोशनी, 10 दिन बाद हमारे गांव में एक बहुत शानदार दावत होने वाली है। पर वो दावत पर कौन आ रहा है और उसमें कौन शामिल हो सकता है? दावत हमारे राजा कर रहे हैं और दावत में वो अपने तीनों राजकुमारों के साथ उपस्थित रहेंगे। इस दावत में तुम्हारे जैसी जवान वो खूबसूरत लड़कियां ही शामिल हो सकती है, मगर क्या चाची? मगर इसके लिए तुम्हारे पास पहनने के लिए शानदार और कीमती ड्रेस होनी चाहिए। पर वो तो हमारे पास कभी नहीं हो सकती। सोना, चंदा और रोशनी तीनों बहनें शानदार और कीमती ड्रेस का नाम सुनकर उदास हो जाती है। हम तीनों बहनों के नसीब में तो फटे पुराने चिथड़े ही लिखे हैं। शानदार और कीमती ड्रेस तो हमें मरकर भी नसीब नहीं हो पाएंगी। तभी चंदा जोर जोर से रोने लगती है। पर बहनों, मुझे तो दावत में शामिल होना है। मुझे तो वहां जाने के लिए नई ड्रेस जरूर चाहिए। इस तरह रोने से क्या होगा चंदा? हम दोनों तेरे लिए ऐसी ड्रेस कहाँ से लाएं? हमारा बाप बहुत गरीब है। जब सोना चंदा से ये कह ही रही होती है, तभी उनके घर एक सन्यासिनी बुढ़िया आ जाती है। अरे सुनो बेटी, क्या तुम मुझे भूखी बुढ़िया को थोड़ा खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, आइए आइए। तीनों बहनें उस सन्यासिनी को पेट भरकर खाना खिलाती हैं और फिर वह सन्यासिनी उनसे पूछती है, अरे बेटी, एक बात तो बताओ, थोड़ी देर पहले ये तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी? क्या तुम बहनों को कोई दुख है? सन्यासिनी के पूछने पर तीनों बहनें उन्हें सारी सच्चाइयां बता देती है और उनकी बातें सुनकर सन्यासिनी उनसे कहती है, बेटी, तुम तीनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कीमती ड्रेस का इंतजाम मैं कर देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जादुई ड्रेस दूंगी जिन्हें पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां लगने लगोगी। ये कहकर सन्यासिनी उन तीनों बहनों को एक एक ड्रेस देकर वहां से चली जाती है। लेकिन फिर न जाने कैसे इन ड्रेस के बारे में अमन और रमन दोनों भाइयों को पता चल जाता है। देखता हूँ नई कीमती ड्रेस पहनकर वो तीनों बहन राजकुमारियों सी कैसी सजती हैं। फटे चीथड़ों की औकात नहीं है, चली है राजकुमारियों सी सजने। दावत खाएंगी, दावत। दावत तो आज रात ही खिलाऊंगा उनको। सोना, चंदा और रोशनी तीनों इस बात से अनजान रहती है और उनकी ड्रेस घर से चोरी हो जाती है। अब क्या होगा बहन?
ड्रेस तो चोरी हो गई। जरूर उस अमन और रमन ने चुराई है। मैं तो कहूँ भगवान उन्हें मौत दे दे। रहने दो बहन, जो होना था हो गया, किसी को बद्दुआ मत दो। हम गरीब बहनों की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। वे इस तरह बातें कर रही होती है कि वो सन्यासिनी फिर से वहां आ जाती है और वे तीनों बहनें उसे सारी सच्चाइयां बता देती है। तुम तीनों बहनें दुखी मत हो, तुम दावत में अवश्य जाओगी। मैं तुम्हें उनसे भी शानदार और कीमती ड्रेस दे देती हूँ। पर उन चोरों का क्या होगा? उन्हें भी तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उन्हें उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये कहकर सन्यासिनी उन्हें एक एक ड्रेस देकर वहां से चली जाती है और फिर दावत का दिन आ जाता है। सोना, चंदा और रोशनी तीनों बहनें अपनी अपनी ड्रेस पहनकर दावत में शामिल होती है। वे तीनों उन ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। अरे मंत्री जी, ये 3 लड़कियां कौन है? ये तो आसमान से उतरी परियां लग रही है। महाराज, ये हमारे गांव के गरीब लुहार प्रताप की बेटियां हैं। मंत्री जी, ये तो हमें पसंद आ गई। हम चाहते हैं कि इनकी शादियां हमारे तीनों राजकुमार से हों। क्यों रानी जी? जी महाराज। इस तरह राजा और रानी सोना, चंदा और रोशनी को अपने राजकुमारों के लिए पसंद कर लेते हैं और उनकी शादियां राजकुमारों से हो जाती है। मगर उसी दौरान कुछ सैनिक अमन और रमन को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, इन दोनों ने महारानी की कीमती ड्रेस चोरी करने की हिम्मत की है। ये देखिए वो ड्रेस जो इन्होंने चुराई है। अरे, ये तो मेरी ही ड्रेस है। इन चोरों को कारावास में डाल दो। ये वही तीनों ड्रेस थी जो सन्यासिनी ने उन तीनों बहनों को दी थी। ये देखकर तीनों बहनें आश्चर्य में पड़ जाती है, मगर फिर वे ध्यान से देखती हैं तो उस सैनिक की जगह उन्हें वही सन्यासिनी दिखाई देती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। ये अद्भुत दृश्य देखकर तीनों बहन समझ जाती है कि वह सन्यासिनी कोई दिव्य महिला थी और उनकी मदद के लिए उनके पास आई थी। महेशपुर की संध्या अपनी माँ सुनीता और छोटी बहन सपना के संग रहती थी। जैसे तैसे संध्या ने 12वीं पास की थी। सपना 10वीं क्लास में थी। माँ सुनीता घरों में दाई का काम किया करती थी और शाम तथा दोपहर में सिलाई का काम करती थी। सपना, तुम्हें कितनी बार समझाया कि काजल के साथ मत रहा कर। वो सेठ महाजन की बेटी है और तू ठहरी उनके घरों में काम करने वाली की बेटी। तो क्या हुआ, होंगे वो किसी की बेटी? मेरी तो दोस्त है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, लेकिन इस संसार में सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। जमाना बदल रहा है दीदी, अब कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, हम सब इंसान हैं। ठीक है बहन, तू खुद समझदार है, लेकिन मैं कहूँगी कि इन लोगों से डिस्टेंस बना कर ही रखें तो अच्छा है। अगले दिन काजल की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में काजल, संध्या और सपना दोनों को इनवाइट करती है। इनकी माँ सुनीता काजल के यहाँ काम करती है। ये दोनों को भी पता नहीं रहता। बर्थडे पार्टी में, आओ सपना, यही है मेरा घर, तुमने नहीं देखा था ना? अरे दीदी, आप भी आइए। हाँ, बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पार्टी में आई। धन्यवाद, बैठिए ना। अरे काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स किरण। इन दोनों बहनों को किसने बुलाया है? मैंने ही बुलाया है। क्यों? ऐसे ही। ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। कुछ अपने स्टेटस का भी ख्याल रखो। तू भी ना, जमींदार की बेटी जमींदार ही रहेगी, छोड़ ना। आओ केक काटते हैं। केक काटने के दौरान संध्या की नजर माँ सुनीता पर पड़ती है, पर माँ इशारा कर देती है कि वो कुछ न बोले। बर्थडे के समय ताली बजाने के दौरान किरण की अंगूठी छिटक कर सोफे के नीचे चली जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। बर्थडे के बाद सुनीता फर्श टेबल साफ कर खाने पीने का इंतजाम करने लगती है। सपना और संध्या अपनी माँ को ऐसा करता देख बहुत शर्मिंदा होती है।
तभी अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? क्या हुआ किरण? मेरी हीरे की अंगूठी अभी अभी मेरी उंगलियों में थी, वो नहीं मिल रही। यहीं पर होगी, जाएगी कहाँ? सुनीता आंटी, आपने कोई अंगूठी देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। यही बुढ़ी अभी यहाँ आई थी, यहाँ पर साफ सफाई भी कर रही थी। मुझे लगता है इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। क्या बकवास कर रही हो? वो ऐसा कर नहीं सकती। अगर ये नहीं ले सकती तो जरूर तूने ही मेरी अंगूठी चुराई होगी। हाँ देखिए मेम साहब, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन चोर कतई नहीं हो सकते। अरे वाह, बड़ी आई भाषण देने वाली। मैं कहती हूँ काजल कि ये बुढ़ी नहीं तो ये दोनों बहनों ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। तमीज से बात करो किरण, ये तुम्हारी माँ की उम्र की है। मेरी माँ की तुलना ऐसे दाई नौकर से करना भी नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ भले ही हो सकती है ऐसी। बस बहुत हो चुका, मेरी माँ ऐसी नहीं है, यही है। आओ माँ, चलो इन लोगों के यहाँ से, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वे अपने आप को अमीर बताते हैं। ठहरो, जा कहाँ रही हो? अभी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। माँ बेटियों ने मिलकर गैंग बनाया है। बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती कर उनके यहाँ जाकर हाथ साफ करना इन लोगों का धंधा है। पुलिस आती है और जमींदार के कहने पर उन तीनों माँ बेटी को पकड़कर थाने ले जाती है। रास्ते में पूरा गांव उन्हें पुलिस द्वारा ले जाते देखता है। तीनों सर को नीचे गड़ाए बस रोते रहते हैं। इधर काजल अपने बर्थडे पार्टी में हुए हंगामा से निराश सोफे पर जाकर बैठती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे के नीचे चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये तो अंगूठी है, वे लोग सही बोल रहे थे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं काजल बोल रही हूँ। अभी जिन्हें आप पकड़कर ले गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, अंगूठी यही सोफे के नीचे गिरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर तीनों को छोड़ देता है। वे तीनों जब रात को लौट रही होती है तभी उधर से चोर चोर का शोर सुनाई पड़ता है। संध्या देखती है कि चोर कुछ फेंक कर भाग रहा है। उसे जाकर उठाती है तो देखती है कि साधारण हाथ में पहनने वाला काड़ा है। एक पुजारी और कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंचते हैं। बेटी, किसी को भागते हुए देखा क्या? हाँ पुजारी जी, ये कड़ा फेंक कर भागा है। ये तो नकली कड़ा है, असली सोने के भगवान के गहने लेकर वो मंदिर से भागा है। ठीक है बेटी, इसे तू ही रख ले। कड़ा संध्या के हाथ में थमाकर पुजारी एवं अन्य लोग चोर के पीछे दौड़ते हैं। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से लोगों की तरफ आता है। संध्या फुर्ती से सड़क के बीच जाकर ट्रक को पीछे से धकेल देती है। सभी लोग बच जाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी आकर बोलता है कि बेटी, तुमने सभी को बचा लिया। मेरे ट्रक की ब्रेक फेल थी। घर पहुंचकर, दीदी तुमने ट्रक को कैसे ढकेल दिया? मुझे खुद नहीं पता, कहां से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। बेटी, अपना कपड़ा और सामान पैक कर लो, हम कल शहर जा रहे हैं। अब इतनी बेइज्जती के बाद गांव में नहीं रहना। नहीं माँ, हम चोर थोड़ी हैं जो गांव छोड़कर जाए। जाना तो उन नीच सोच वाले लोगों को चाहिए जिन्होंने गरीब को चोर समझकर इल्जाम लगाए। संध्या बैंगल को पहन लेती है। लेटी हुई वो अपनी गरीबी के बारे में सोचती रहती है। अगर अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठी इन लोगों के मुंह पर मार देती। तभी वो करवट बदलती है तो देखती है कि 5 हीरे की अंगूठी बेड पर पड़ी है। माँ, सपना, जल्दी आओ, ये देखो। क्या बात है बेटी? अरे ये हीरे की इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई? पता नहीं माँ, अभी मैं सोच रही थी कि अगर मैं अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठियाँ इन अमीरों के मुंह पर मारती। दीदी मुझे लगता है कि हो ना हो इस मंदिर वाले काड़े में कुछ जादू है। अगर ऐसा है तो है कड़ा, हमारा सूटकेस रुपयों से भर जाए। सपना, वो सूटकेस जरा खोलना। ओह माय गॉड दीदी, ये तो पूरे रुपयों से भरा है। आश्चर्य किंतु सत्य। जल्द ही सुनीता गांव में एक बड़ी जमीन लेकर रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। गांव के तथा अगल बगल गांव के लगभग 200 महिलाएं और पुरुष इस फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनीता का परिवार
गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। उधर जमींदार का शहर में जो बिजनेस था वो डूब जाता है। शेयर बाजार में भारी घाटा होता है और जमींदार दिवालिया हो जाता है। सुनीता के घर पर सुनीता भाभी, ओ सुनीता भाभी, अरे जमींदार साहब, आप? अब काहे का जमींदार? मत कहो हमें जमींदार, ये अब गाली जैसी लगता है। अरे आप हमारे लिए आज भी वही है। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। कहिए कैसा आना हुआ? वो तुम तो जानती हो कि मैं आज की तारीख में दिवालिया हूँ। कर्जदार सर पर चढ़े हैं, कुछ जेवर पड़े हैं, वो रखकर 2 करोड़ रुपए मुझे लोन दे दो। ठीक है, मैं अपने अकाउंटेंट से बोल देती हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, ये जेवर आप वापस ले जाए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कुछ बंधक रखने की जरूरत नहीं। जमींदार सुनीता के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहता है कि असली अमीर तो आप है। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया और आप मेरी इज्जत बचा रही हो, वो भी बिना कुछ बंधक के। आप महान हो देवी। इस तरह सुनीता आए दिन गांव की समस्याओं का समाधान करती रहती है।